हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में भी हम करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट पे बेस्ड हैं। ठीक, तो इनको ध्यान से समझिएगा, आंसर याद करिएगा, साथ में स्टैटिक पॉइंट्स को याद करिएगा और नोट करते चलिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम या नाविक को पुनर्स्थापित करने के लिए किस अगली पीढ़ी के उपग्रह को प्रक्षेपण के लिए तैयार घोषित किया गया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में अगर आपने मानसून सत्र सुना हो, देखा हो, समझा हो, न्यूज़ पढ़ा हो, तो यहाँ पे सरकार ने नाविक जो हमारा मतलब नेविगेशन सिस्टम है, इसको शॉर्ट में हम नाविक बोल रहे हैं, इसके लिए स्वीकार किया था कि नाविक जो सिस्टम है वो अभी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है या इसकी हम सेवाएं नहीं ले पा रहे हैं। ठीक, तो इसी में एक तरीके से ये और एक न्यूज आ गई है कि सरकार ने यहाँ पे घोषणा की है इसके इसमें और भी एक तरीके से इन्हांस करने के लिए इसकी सर्विस को या इसकी कैपेबिलिटी को। तो इसका नाम है NVS-03। ठीक है, तो ये अगली पीढ़ी के उपग्रह को एक तरीके से तैयार करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक, अगर हम नाविक की बात करें तो यह GPS की तरह काम करेगा, जिसको हम नाविक का नाम दे रहे हैं। ये पूरी तरह सक्रिय और अधिक सटीक बनाने के लिए सरकार ने 4 नए उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना की घोषणा की है। ठीक, तो पूरी तरह ये सक्रिय तब होगा जब 4 नए उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे और इसमें अपनी सर्विस दे पाएंगे। NVS-3 की बात करें तो यह उपग्रह प्रक्षेपण के लिए तैयार है, जिसके बाद NVS-4 और NVS-5 को भी भेजा जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से चरणबद्ध प्रक्षेपण से 7 उपग्रहों वाला नाविक नेटवर्क अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करेगा। अगर इसको हम देखें तो आपने अगर इसको पॉइंट को समझ लिया तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बन सकता है स्टैटिक टर्म में कि नाविक सिस्टम जो है वो कितने उपग्रहों से मिलकर बना है या इस सिस्टम में कितने उपग्रह अपनी सर्विस दे रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको नोट डाउन जरूर करना है। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगर हम इस नाविक की रेंज की बात करें, इसकी कैपेबिलिटी की बात करें, तो ये लगभग 1500 किलोमीटर तक एक विस्तारित क्षेत्र में अपनी मुख्य भूमिका निभाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि स्वदेशी रूप से विकसित रुबिडियम परमाणु घड़ी का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं, जरूर याद करिए। आगे देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश की किस झील को भारत की 101वीं रामसर साइट और राज्य की पहली रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ग्लॉ झील। जी हाँ, ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश की ग्लॉ झील भारत की 101वीं रामसर साइट है। ठीक है, और राज्य की पहली रामसर साइट है अरुणाचल राज्य की। ठीक, आप इमेज में देख पा रहे हो, ये ग्लॉ झील है। ठीक है, और इसकी लोकेशन की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित कामलांग टाइगर रिजर्व के भीतर एक मीठे पानी की झील है। ठीक, और अगर हम भारत में अब इसको देखें तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमियाँ हैं, देखिए जो रामसर साइट्स हैं वो क्या हैं, जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक, तो कुल संख्या बढ़कर 101 हो गई है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है, अगर स्टैटिक पॉइंट में समझें तो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में है। और सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य तमिलनाडु, जो कि 16 साइट्स है। ठीक है, मतलब कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा कितने हैं, 16 साइट्स हैं। भारत का पहला रामसर स्थल क्या है, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1981 में है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरूर दिमाग में रखिए, आपसे क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, विश्व के तीसरे सबसे छोटे देश नाउरू ने अपनी मूल भाषा और पहचान को पुनर्स्थापित करने के लिए अपना आधिकारिक नाम बदलकर क्या रखा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नाउरू ने अपनी मूल भाषा और पहचान को पुनर्स्थापित करने के लिए अपना नाम चेंज कर दिया है। क्या नाम है, रिपब्लिक ऑफ नाउरू। ठीक है, तो रिपब्लिक ऑफ नाउरू बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर हम इसके परिवर्तन की चीज़ देखें तो इसके साथ क्या हो जा रहा है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय देश कोड भी अब चेंज हो जाएगा। पहले NRU लिखा जाता था, अब बदल कर ये NRO हो गया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, NRU बदल कर अब क्या हो गया है, तो वो NRO हो गया है। ठीक, अच्छा, वेटिकन सिटी और मोनाको के बाद क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है ये। ठीक है, अच्छा, तो आप ये भी अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन कमेंट में कि वेटिकन सिटी, मोनाको और ये NRO देश जो है वो किन कॉन्टिनेंट्स में पड़ता है। ठीक है, चलिए स्टडी पॉइंट के टर्म में मैं आपको बात बता दूं कि 1968 में ऑस्ट्रेलिया से ये स्वतंत्रता प्राप्त करता है
और 1970-80 के दशक में समृद्ध फास्फेट खनन के कारण यह प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल था। ठीक, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखिए। आगे, हाल ही में बी आर चोपड़ा की महाभारत, अश्वत्थामा रोल, लगान, देवा रोल और गजनी में दमदार अभिनय करने वाले किस प्रसिद्ध अभिनेता का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इमेज आपने देख लिया होगा और किसी पहचान के मोहताज नहीं है, ये बहुत ही उम्दा कलाकार रहे हैं। ठीक, इनका नाम आपको बताना है, नाम है प्रदीप रावत। ठीक, अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। आपने इनकी ये लगान की देवा मूवी देखी होगी, ठीक है, जिसमें वो पंजाबी बन के जाते हैं और फास्ट बॉलर के रूप में अपने आप को रखते हैं, और गजनी में दमदार भूमिका निभाते हैं खलनायक की, और अश्वत्थामा तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो बड़ा मतलब इनके उपलब्धियां रही हैं। और अगर हम फिल्मों की बात करें तो हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम, कन्नड़ और नेपाली सिनेमा तक में इन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में काम किया है। ठीक है, और लगान में देवा, 2008 की फिल्म गजनी में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई थी, मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक, और गजनी के टर्म एक रिकॉर्ड ये भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि गजनी इन्होंने मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई थी उसमें। तो गजनी मूवी जो है भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनी थी, ये बड़ी बात है। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम कर सकता है कि बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली बॉलीवुड मूवी कौन सी थी, जिसमें हाल ही में जिनका देहांत हुआ है, प्रदीप रावत, उनका देहांत हुआ है ना। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन बना सकता है आपसे, तो जरूर दिमाग में रखिए। ठीक, नेक्स्ट, किस अमेरिकी राज्य की गवर्नर ने भारतीय समुदाय के योगदान का सम्मान करने के लिए 15 अगस्त को आधिकारिक तौर पर इंडिया डे घोषित किया है? तो देखो भाई, अमेरिकी राज्य की गवर्नर हैं, उन्होंने वहाँ के भारतीय समुदाय के लोगों का जो योगदान है, यानी कि जो इंडियन डायस्पोरा है, आप सभी जानते हैं कि इंडियन डायस्पोरा हर कंट्री में है, जैसे कनाडा और अमेरिका में कुछ ज़्यादा ही हैं, इंग्लैंड में भी हैं। ठीक, तो उनको भारतीय या इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं। तो उनका योगदान या उनके योगदान को सम्मान करने के लिए 15 अगस्त को आधिकारिक तौर पर इंडिया डे घोषित किया है। तो ये कौन सा राज्य है? मैसाचुसेट्स। ठीक, तो मैसाचुसेट्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। यहाँ की गवर्नर मोरा हीली और बोस्टन की मेयर मिचेल वू ने 15 अगस्त को आधिकारिक तौर पर इंडिया डे घोषित किया है। ठीक है, अब बोस्टन कहाँ से आ गया? बोस्टन क्या है कि मैसाचुसेट्स की राजधानी है। ठीक है, तो मैसाचुसेट्स राज्य की गवर्नर और बोस्टन की जो मेयर हैं, इन दोनों ने मिलकर इसको आधिकारिक तौर पर इंडिया डे घोषित किया है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें वहाँ के मेयर की, यानी बोस्टन के मेयर की, तो इन्होंने वहाँ पे भारतीय वाणिज्य दूतावास का स्वागत किया है, क्योंकि वहाँ पे ये नया कंसुलेट स्थापित किया गया है। कहाँ पे? बोस्टन में। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अमेरिका के किस शहर में या किस राज्य में नया इंडियन कॉन्सुलेट बनाया गया है? तो वो क्या है? बोस्टन। ठीक, और अगर आप बात करें एक और बड़ी चीज़ की, तो अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सेल बोस्टन 250 कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी की ऐतिहासिक बोस्टन यात्रा का स्वागत व जश्न भी मनाया गया है। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिए। और कुछ अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, चैनल नया है तो आप सबके फीडबैक और सजेशन की ज़रूरत है। ज़रूर कमेंट में बताएं कि इसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है या इसमें क्या और भी ऐड ऑन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।